गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे जीवन में सम्माननीय लोगों का बड़ा ही महत्व होता है। जीवन में उनका बहुत आदर करना चाहिए, है ना। अब सम्माननीय लोगों में माता पिता, है ना, बड़े बुजुर्ग, लेकिन गुरु का स्थान भी बहुत ऊंचा है ना, है कि नहीं है। आपने वो कबीरदास जी की सुनी होगी, दोहा सुना होगा, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताय कबीरा, गोविंदियो बता, है ना। कबीरदास जी ने क्या बताया था, गुरु और गोविंद, यानी एक तरफ गुरुजी और एक तरफ ईश्वर, दोनों खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि पाँव किसके लगना चाहिए पहले, तब कबीरदास जी कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रणाम गुरु जी को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोविंद बहुत ऊपर है, ईश्वर बहुत ऊपर है, तो उस गोविंद तक पहुंचने का रास्ता कौन बताते हैं हमें? गुरु जी। गुरु क्या है? हमारा सबसे पहला गुरु क्या होता है घर में? कौन होता है? माता पिता, है ना। फिर उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, तब वो गुरु होते हैं, तो वो गुरु हमारे माता पिता बन जाते हैं। माता पिता हमारा गुरु, गुरु हमारे माता पिता। जो हमें ज्ञान दे वही आपका गुरु है, अच्छी बातें बताए वो आपका गुरु। तो स्पेशली बच्चों, मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि आप मुझसे खफा भी होंगे। क्यों? क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको अच्छी बात बताना और अब अच्छा कार्य करूँ, जीवन में ऊंचे पद पर पहुँचूँ, अपने जीवन को अच्छा बनाऊँ, है ना। यही जो, तो इसके लिए मैं आपको डांटती भी हूँ, कई बार मैंने मारा भी होगा, लेकिन बच्चों उस चीज़ को ध्यान न रखें। उस मार को आप एक कुम्हार की तरह समझो कि जो अंदर से तो आपको प्यार करता है और ऊपर से आपको मारता है। मारता क्यों? सिर्फ आपकी भलाई के लिए, कि आप उस चोट को याद रखोगे कि ये चोट पड़ी है तो दूसरी बार मुझे ऐसी गलती नहीं करनी। और यही घटनाएं मेरे साथ भी घटी हुई कि जब मैं भी छोटी थी अपने विद्यार्थी जीवन में, जब गुरुजनों ने हमें किया होगा, मारा भी होगा, किया होगा, लेकिन आज हमें बहुत अच्छा भी लगता है। क्योंकि हम जब लायक बन जाते हैं तो किसकी बदौलत? गुरु की बदौलत। उस समय आपको ज़रूर बुरा लगेगा, लेकिन बच्चों जब आप लायक बन जाओगे तो उन्हीं गुरु की बातें आपको बहुत याद भी आती है ना। पद चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें उसको महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी प्रेम भावना से हमें उसमें कैसे विकास करना है, उनके गुणों को कैसे उजागर करना है। अगर वो प्यार से नहीं मानता है तो हमें उसको डांट फटकार भी करनी चाहिए। डांट फटकार से नहीं आना तो हमें मारना भी पड़ेगा, तो मारना पड़ेगा, है ना। तो इन चीज़ों को बेटा आप अवॉइड करिए और अपने गुणों को उजागर करने की कोशिश करें। ऐसे ही हम हिंदी की गद्य विधाओं में कहानी हम ऐसी पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर व्यक्ति, एक मास्टर साहब होते हैं जो उनके जीवन में वो मास्टर साहब बड़े ही छाप छोड़ जाते हैं और उनके गुणों को वो याद करते हैं लेखक। व्यक्ति की उम्र धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब देखिए, धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, सबसे पहले बचपन पैदा होता है बच्चा, 2-3 साल तक घर में रहता है। उसके बाद वो माँ उनको प्ले ग्रुप में ले जाती है ना। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो व्यक्ति की उम्र धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, परंतु बचपन की जो स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, वो हमेशा जीवंत बनी रहती हैं। आपको भी याद होगा, जैसे आज जो बच्चे लायक बन गए, जो जॉब में भी चले गए, वो सब याद रखते हैं कि किस टीचर ने उनको कब मारा होगा, किस टीचर ने उनको क्या सिखाया। वो मिलने भी आते हैं तो वो बहुत खुश भी होते हैं। बचपन की बातों में कुछ कड़वापन भले ही हो, परंतु बाद में उनकी स्मृतियाँ अच्छी लगने लगती। अभी आपको, मैंने आपको यही बात पहले बताई कि अभी आपको बहुत बुरा लग रहा होगा बेटा, लेकिन बाद में यही बातें आपको अच्छी लगने लगती। अध्यापक की डांट डपट, सहपाठियों द्वारा की गई छेड़छाड़ बाद में बड़ी सहज प्रतीत होने लगती। बाद में यह भी पता चलता है कि अध्यापक हमेशा बच्चों का
हित सोचते हैं। बच्चों, और कोई अपने पेशे में झूठ बोल सकता है, गद्दारी कर सकता है, लेकिन अध्यापक, गुरु एक ऐसा पेशा है, गुरु ज्ञान, कि उसमें कोई भी गद्दारीपन नहीं होता। वो हमेशा बच्चों का भला सोचता है। उनके द्वारा की गई शक्ति में बच्चों के भविष्य की सुखद कल्पनाएं होती है। आप इस चीज़ को हमेशा नोट करेंगे कि अगर गुरु आपको डांट रहा है तो बच्चों के भविष्य की सुखद कल्पना होती है उस डांट के अंदर। बाकी हमें थोड़ी मजा आता आपको डांटने में। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की यह एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें अध्यापक एवं छात्र के बीच के संबंधों का वर्णन किया गया है। कहानीकार बताना चाहता है कि हम चाहे कितने बड़े आदमी क्यों न बन जाएं, हमें अपने अध्यापकों का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। आज आप बड़े बने हैं तो किसकी बदौलत, लायक बने किसकी बदौलत, गुरु की बदौलत ही बने। तो हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और गुरु का उपकार भी नहीं भूलना चाहिए। वास्तव में हमारे जीवन को बनाने संवारने वाले वे ही होते हैं। हेडमास्टर बनने के बाद भी लेखक अपने बचपन के प्रति हमेशा प्रेम व आदर का भाव रखता है। लेखक हेडमास्टर बन गया, उसके बाद भी लेखक अपने बचपन के प्रति हमेशा प्रेम व आदर का भाव रखते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा गुरु के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। तो आइए अब हम पाठ का वाचन करते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है। जीवन के संध्या काल के निकट पहुंचकर भी अपने बचपन की जिन अनेक प्रातः काल असंबद्ध रूप में देखे हुए किसी सुख स्वप्न के समान मधुर स्मृतियों को मैं कभी कभी दिल की कसक मिटाने के लिए एकांत में घंटों तक बैठकर निरंतर देखा करता हूँ। उनमें मेरे मास्टर साहब का एक विशेष स्थान है। लेखक अपने बारे में बता रहा है। जब वो हेडमास्टर बन गया तब बताया जा रहा है इसमें कि जीवन की संध्या काल के निकट पहुंचकर बड़ा हो गया। संध्या काल यानी हेडमास्टर तो थोड़ी उम्र का पड़ाव ज़्यादा आ गया, तो बचपन की उनकी जो यादें हैं वो अनेक प्रातःकाल असंबद्ध रूप में देखे हुए, स्टार्टिंग एज में, बचपन की एज में जो यादें हैं वो सुख स्वप्न के समान मधुर स्मृतियों को, जैसे कोई बड़े सुखी सपने देख रहे हैं, उन मधुर यादों को मैं कभी कभी दिल की कसक मिटाने के लिए, यानी कि दिल की जो होने वाली पीड़ा है उन पीड़ा को मिटाने के लिए कभी कभी लेखक एकांत में घंटों तक बैठकर हमेशा देखा करते हैं कि उनके मास्टर साहब का एक विशेष स्थान है उनके जीवन में। आज मैं एक प्रतिष्ठित कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। लेखक वर्तमान समय में अपने बारे में बताया कि आज यानी अभी मैं वर्तमान समय में एक इज्जतदार, है ना, माना हुआ कॉलेज का एक प्रिंसिपल हूँ। मेरी गंजी खोपड़ी की यहाँ बहुत बड़ी धाक है। भाई प्रिंसिपल बन गए तो उम्र का पड़ाव आगे बढ़ा है, तो उनकी गंजी खोपड़ी ने बाल बाल उड़ गए, उनकी बड़ी धाक है, यानी कि दबदबा, शोहरत। मेरी विद्वत्ता और मौलिकता पर मेरे कॉलेज के विद्यार्थी और अध्यापक गर्व करते हैं। मेरी विद्वत्ता यानी उनकी जो गुण हैं, विद्वत्ता यानी पांडित्यपना, और उनकी मौलिकता पर उनके जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं और वहाँ के जो अध्यापक हैं बड़े ही गर्व करते हैं। परंतु उन्हें क्या मालूम कि उनके प्रिंसिपल साहब इन दिनों भी कभी कभी सपना देखते हुए अपने बचपन के दो एक साथियों का स्मरण करके उनके भय से सिहर उठा करते हैं। उनको नहीं मालूम कि उनके प्रिंसिपल हैं जो अभी भी अपने बचपन के जो दोस्त हैं उनके साथ, है ना, अपने बचपन के दो एक साथियों को याद कर लेते हैं, अपने दोस्तों को याद करके उनके भय से सिहर उठा करते हैं। इन सपनों में भी मास्टर साहब ऐन मौके पर पहुंचकर अपने लाडले विनायक की रक्षा करते हैं। अब इन सपने देखते हुए भी, इन सपनों में भी मास्टर साहब अपने मौके पर, मास्टर साहब उनके गुरु, मौके पर पहुंचकर अपने लाडले विनायक, जिनका नाम क्या था, विनायक नाम था लेखक का, उनकी रक्षा करते हैं। मास्टर साहब की वृद्ध छाया मूर्ति को देखकर जब मेरा भय दूर होने लगता है, उसी समय मेरी नींद उचटकर उस भयंकर होते हुए मधुर स्वप्न को बीच में ही भंग कर देती है। अब वो क्या कह रहे हैं विनायक साहब कि मास्टर साहब की वृद्ध छाया मूर्ति को देखकर
कि उनके जो मास्टर थे, गुरु थे, वो अब बहुत वृद्ध हो चुके हैं। उनकी मूर्ति को यानी उनकी जो छायाकृति को, जो सपना देख रहे थे, उन सपने में उस छायाकृति को देखकर जब उनका भय दूर होने लगता है, डर दूर होने लगता है, उसी समय उनकी नींद उचट कर जग जाती है। उस भयंकर होते हुए मधुर स्वप्न को बीच में ही भंग कर देती, नींद खुल जाती है। स्कूल की छोटी जमातों में किसी लड़के का खास नाम पड़ जाना सबसे बड़ी आफत है। आपने भी नाम रख रखे होंगे बच्चों अपने दोस्तों के नाम, है ना। कई बार आप लोग शिकायत करते हो, मैडम ये मुझे ऐसे बोल रहा है, मैडम ये मुझे ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो क्या है, आप भी अपने नाम रखते हो। तो ऐसे ही वो भी बोल रहे हैं कि बचपन में जो नाम रख देते अपने दोस्तों के, वो बड़ी आफत है, मतलब मुसीबत पैदा हो जाती है। उस उपनाम को रट रट कर लड़के उसके नाक में दम कर देते हैं और चिढ़ाते अलग है उनको। आप भी चिढ़ाते हो, सेम मेरी आपकी सेम कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो चिढ़ाते। बदकिस्मती से मेरे माँ बाप ने मुझे जिस स्कूल में भर्ती किया, उसमें मुझे उसमें बहुत शीघ्र मेरे नाम के साथ चूहा विशेषण जुड़ गए। अब देखो, बदकिस्मती से यानी दुर्भाग्य से मेरे माँ बाप ने, यानी लेखक के जो माँ बाप थे, उन्होंने जिस स्कूल में उनको एडमिशन दिलाया था, उसमें बहुत ही जल्दी उनका नाम, क्या उपनाम पड़ गया था, चूहा। मुझे ठीक याद नहीं कि ये नाम किस दिमाग की उपज है, यानी किस बच्चे ने मेरा नाम रखा। ये शायद सबसे पहले मेरे गणित के मास्टर ने मेरी चंचलता देखकर मुझे चूहा नाम से बुलाया था। उनको लग रहा है कि टीचर भी बोल देते हैं, कई बार बच्चों को मजाक मजाक में भी बोल देते हैं कभी, तो वो बोल रहे हैं कि शायद मेरी सबसे पहले गणित के जो टीचर थे, वो क्या उछल कूद बहुत करते थे, तो उनके टीचर ने उनका नाम ही चूहा रख दिया। चूहा उछलता कूदता बहुत है ना, तो उन्होंने उसकी चंचलता को देखकर उनका नाम चूहा कर दिया और चूहे से बुलाते थे। परंतु इतना मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि मेरे छोटे कद, तेज चाल और चमकीली आंखों के कारण बहुत शीघ्र स्कूल भर में मेरा नाम विनायक चूहा प्रसिद्ध हो गया। अब फुर्तीले तो थे ही, चंचल तो थे ही, साथ उनका कद भी छोटा था, चाल बड़ी स्पीड की थी और उनकी चमकीली आंखों के कारण बहुत ही जल्दी उनका नाम क्या रख दिया, नाम तो उनका विनायक था ही, तो नाम उनका रख दिया विनायक चूहा। यहाँ तक कि मेरे उस्ताद भी मुझे इसी नाम से पुकारने लगे। उस्ताद यानी उनके जो शिक्षक गुरु है, वो भी इनको किस नाम से पुकारते थे, विनायक चूहा। थोड़े ही दिनों में लोगों ने विनायक का भी बायकॉट कर दिया और सिर्फ चूहा कह कर के मेरा स्मरण किया जाने लगा। और थोड़े टाइम बाद तो क्या, उन लोगों ने उसको विनायक नाम तो हटा ही दिया और डायरेक्ट नाम क्या रख दिया, चूहा। उन दिनों मेरे लिए हंसना दूभर हो गया था। जरा किसी से कुछ कहा नहीं कि जट व चूहा कहकर मुझे चिढ़ा देता था। अब बेचारे का जीना मुश्किल हो गया था कि वो किसी को कुछ कह भी नहीं पाते थे। जरा सा किसी से अनबन हुई या कुछ लड़े झगड़ाया, कुछ कहा, तो जट से उनको चूहा कहकर उनको चिढ़ाने लग जाते थे और वो चिढ़ने लग जाते थे। इतना ही नहीं, कई शरारती लड़के मुझे मारकर भाग जाते थे। जब मैं किसी उस्ताद से उसकी शिकायत करता, यानी किसी अध्यापक से, गुरुजी से उसकी शिकायत करता, तो वे जट से आकर कह देते, नहीं जी, पहले चूहे ने ही मुझे काट खाया था। लो, शिकायत भी कैसे किया, नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, पहले उस चूहे ने मुझे काटा था। मैं इस छेड़ से खिन्न होकर रोने लगता था, मतलब परेशान होकर रोने लग जाते थे वो विनायक जी सर। और उस्ताद समझ लेते थे कि शायद सचमुच पहले मैंने ही शरारत शुरू की होगी। बच्चों जो पहले रोने लग जाता है ना, भले ही वो सच भी होगा, लेकिन कई बच्चे बहुत चालाक होते हैं, गलती भी कर देते हैं और बड़ी सफाई से अपनी बात कह देते हैं और वो रोते भी नहीं हैं। तो वो रोने लग जाते तो टीचर भी समझते हैं कि इसी ने गलती की होगी इसलिए रो रहा है। मुझे प्यार से पुचकार कर उन दिनों कभी कभी मास्टर साहब भी मुझे प्यार से पुचकार कर आश्वासन दिया करते थे। और जब वो चिढ़ाते थे, कुछ करते थे, तो उन दिनों गुरुजी है, गुरुजी के लिए तो बच्चे बराबर होते हैं, तो उसको मतलब विनायक सर को भी पुचकार कर उनको आश्वासन दे देते थे। जब कभी उनकी कक्षा में कोई लड़का मुझसे छेड़छाड़ करता था, तब उनकी आफत आ जाती थी। अब उनकी कक्षा में अगर उन टीचर की क्लास में अगर कोई उनसे छेड़छाड़ कर देता उस विनायक चूहे से, तो तब उन सर की बड़ी आफत आ जाती थी। उसकी सॉरी सर की नहीं, तब उस बच्चे की बड़ी आफत आ जाती थी।
सर उससे लेते थे बदला बच्चों से, फिर वो जो मस्ती करता था उनको डांटते थे, तो उस बच्चे की बड़ी आफत आ जाती थी। मास्टर साहब भूगोल के अध्यापक थे, वे केवल उर्दू का मिडिल ही पास थे। जो मास्टर साहब ने उनके दिमाग में छवि बना रखी थी, उन मास्टर साहब की बात कर रहे हैं कि मास्टर साहब किसके अध्यापक थे? भूगोल, ज्योग्राफी। वे केवल उर्दू का मिडिल ही पास थे, उर्दू में 10th पास थे, परंतु 8वीं पास थे उर्दू में, है ना। परंतु उन दिनों हम उन्हें संसार के सबसे बड़े विद्वानों में से एक समझा करते थे। अब वो उर्दू में 8वीं पास थे, परंतु उन दिनों उन्हें संसार में सबसे बड़े विद्वान में से एक समझा करते थे। जिस विद्वत्ता से वे हमें बिजनौर जिले का भूगोल पढ़ाया करते थे, उसकी सारी जमात कायल थी। अब यानी कक्षा, ठीक है, जमात मतलब कक्षा, कौन सी बता रहे थे वो? विद्वताओं में एक समझा करते थे। जिस विद्वता से, जिन गुणों से वो बिजनौर जिले का भूगोल, जिले का पूरा भूगोल पढ़ाते थे, उसकी सारी क्लासें क्या करती थी? उनके मतलब उनको करने वाली थी, वो बताते थे। भूगोल में मैं, ये भूगोल के अंदर खुद वो अपनी जमात में पहला रहता था, भूगोल के अंदर पहले नंबर पे थे। इस कारण साहब ने अपनी कक्षा के लिए मुझे क्लास का मॉनिटर बना रखा था। तो और ऐसा होता है बच्चा कि जिस सब्जेक्ट के अंदर बच्चा बहुत अच्छा होता है ना, अनुशासन प्रिय, अनुशासन में रहता है, सारा कार्य प्रॉपर करता है, पढ़ने में अच्छा होता है, तो वो उन टीचर का प्रिय भी होता है। ऐसे भूगोल में वे अपनी जमात में यानी अपनी कक्षा में पहले स्थान पर थे। इस कारण साहब ने अपनी कक्षा में उनको क्लास का मॉनिटर भी बना रखा था। मैं पढ़ाई में अच्छा होते हुए भी अपनी जमात का मॉनिटर नहीं था। जमात का असली मॉनिटर मुझसे बहुत चिढ़ता था। सिर्फ उनकी कक्षा में ही वो मॉनिटर थे, पूरे टाइम यानी 8वें पीरियड 9वें पीरियड तक वो मॉनिटर नहीं थे, सिर्फ उनकी क्लास के मॉनिटर थे। तो पढ़ाई में अच्छा होने पर भी उन्हें जमात का मॉनिटर नहीं चुना गया था सारे टाइम के लिए। जमात का असली मॉनिटर उनसे बहुत चिढ़ता था। वह सदैव मुझे पिटवाने का प्रयत्न करता था। इसलिए प्रतिदिन मैं भी भूगोल की कक्षा की प्रतीक्षा किया करता था। इस कक्षा में मॉनिटर पद का भारी अधिकार पाकर मैं अपने जमात के असली मॉनिटर से बदला निकालने का पूरा प्रयत्न करता था, क्योंकि उसकी सुनवाई किस में होती थी? उनकी सुनवाई सिर्फ भूगोल की क्लास में होती थी, क्योंकि भूगोल की क्लास के ही वे मॉनिटर थे, इसलिए उनकी सुनवाई सिर्फ वहीं होती थी। बोर्ड पर टंगे हुए नक्शे के पास खड़े होकर एक लंबा पॉइंटर हाथ में लिए हुए मैं क्या करते थे? बड़ीदगी के साथ प्रश्न पर प्रश्न करके सारी जमात को तंग कर देता था। अब इसमें तो होशियार थे ही वो, तो वो करते क्या थे? हाथ में पॉइंटर ले लेते थे, छोटे कद के थे इसलिए पॉइंटर ले लेते थे, और उस पॉइंटर से अपने को लंबा बताते हुए प्रश्न पर प्रश्न करके पूरी क्लास को तंग कर लेते थे। खासकर मॉनिटर से तो मैं अपना पूरा दिमाग लड़ाकर कठिन से कठिन सवाल किया करता था। और देख लो, बदले तुम में भी भावना होती है बच्चों बदला लेने की, कि कोई तुम्हें तंग करेगा तो उससे बदला कैसे लिया है, लेकिन ये बात गलत होती है। तो वो क्या करते थे? स्पेशली जो उनका मॉनिटर था, असली मॉनिटर था, उनसे तो कठिन से कठिन सवाल पूछ कर उनसे बदला लेते थे। परिणामतः उसे प्राय प्रतिदिन मास्टर साहब से डांट सुननी पड़ती थी। किनको? जो असली मॉनिटर था उसको। परंतु दुख यही था कि भूगोल की बारी सप्ताह में केवल 3 दिन ही आती थी। 6 दिन भी पूरे नहीं आते थे, सिर्फ 3 दिन ही भूगोल का टर्न रहता था। इसलिए उनको बड़ा दुख था कि मैं 3 दिन सिर्फ एक पीरियड के लिए ही मॉनिटर रहता हूँ। मास्टर साहब बहुत गरीब थे, केवल 25 रुपये मासिक लेकर ही वे अपने बड़े भारी परिवार का पालन करते थे। पारिवारिक स्थिति उनकी बड़ी कमज़ोर थी, गरीब थे वे, और उनको तनख्वाह भी मात्र 25 रुपये मिलती थी, जिससे अपना बड़ा परिवार था उनका पालन पोषण करते थे। यह होते हुए भी उनका दिल बहुत उदार था, बड़ा उदार दिल वाले थे। एक दिन स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर मेरी टांग से खून निकलने लगा था,
तब मास्टर साहब ने अपनी नई धोती का एक भाग फाड़ कर मुझे पट्टी बांध दी थी। देखिए बच्चों, कितना उदार दिल उनका कि 25 रुपये मासिक वेतन थी, परिवार का बोझ था, पालन पोषण करना उनके लिए भारी पड़ता था, फिर भी एक दिन उनकी टांग फंस कर वो गिर गए थे, तो पैर में जब खून निकल रहा था तब मास्टर साहब ने नई धोती पहन रखी थी, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और अपनी धोती का टुकड़ा फाड़ कर उनकी पट्टी बांध दी। वह मेरे सच्चे हित चिंतक थे, भलाई सोचने वाले। मुझे सदैव पढ़ने लिखने की ओर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा करते थे और हमेशा मुझे यही कहते थे कि बेटा आप पढ़ाई करो, स्पेशली उसको कहा करते थे। तो प्रिंसिपल के किस गुण पर कॉलेज के विद्यार्थी गर्व करते थे? तो उनकी विद्वत्ता और मौलिकता पर। बचपन में लेखक को किस नाम से पुकारा जाता था? विनायक चूहा। मास्टर साहब किस विषय के अध्यापक थे? भूगोल। भूगोल की कक्षा सप्ताह में कितने दिन होती थी? 3 दिन। मास्टर साहब की आर्थिक स्थिति कैसी थी? वे बहुत कमज़ोर थे, गरीब थे, है ना, शरीर से नहीं, आर्थिक स्थिति उनकी बड़ी कमज़ोर थी। ठीक है। अब देखिए, मास्टर साहब में एक अवगुण भी था, वह यह कि वे बहुत आलसी थे। अब अवगुण भी होते बेटा, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है, तो उनमें एक अवगुण था कि वे आलसी थे। वे सदा क्लास में देर से आते थे और घंटा बज चुकने पर भी देर तक पढ़ाते रहते थे। टाइम यानी टाइम के पंक्चुअल नहीं थे। घंटा बज गया, पीरियड बज गया तो धीरे धीरे देर से आते थे, और जब पीरियड लग जाता है, दूसरी क्लास का टर्न होता है, तब भी वो पढ़ाते ही रहते थे। तो ये अवगुण ही है, परंतु उनका यह अवगुण भी मेरे लिए बहुत लाभकर था। भूगोल की कक्षा में जब तक मास्टर साहब न आते थे, मैं भी मॉनिटर के अधिकार से क्लास का निरीक्षण किया करता था। जब तक टीचर नहीं आते थे, वो मास्टर जी नहीं आते थे भूगोल के, तब तक वो अपना अधिकार जताता कि मैं तो क्लास का मॉनिटर हूँ, और वो पूरी क्लास का निरीक्षण करता रहता था और सबको चुप करता रहता था। परंतु मेरा ये भूगोल की कक्षा का आनंद भी बहुत दिनों तक स्थिर न रह सका, बहुत दिनों तक नहीं टिक सका। लड़कों की सूझ बहुत दूर तक पहुँचती है। अपना शैतानी दिमाग बहुत लगाते हैं बच्चे। मैं प्रतिदिन एक लंबा पॉइंटर हाथ में लेकर लड़कों को परेशान करता हूँ। यह देखकर उन्होंने उस पॉइंटर का नाम चूहे की मूंछ रख छोड़ा। लो, अब पॉइंटर का नाम ही रख दिया उन्होंने, चूहे की मूंछ। बस अब जो ही पॉइंटर उठाकर मैं बोर्ड के पास जाता था, लड़के आंख के इशारों से एक दूसरे की ओर देखकर शरारत बड़े ढंग से मुस्कुराने लगते, मतलब अट्टहास हंसी जिसको बोलते हैं। कभी कभी इन गुप्त व्यंजनाओं से मैं इतना तंग आ जाता था कि बरबस रोने लगता था। मुझे रोता देखकर मास्टर साहब साक्षात क्रूरता के अवतार बन जाते थे, और जैसे ही वो रोते, विनायक चूहा जैसे रोता, तो उसके जो प्रिय मास्टर साहब थे भूगोल के, वो बड़े क्रूर, मतलब बड़े क्रोधित हो जाते थे। मेरे ही कारण वह कई बार सारी क्लास से उल्टे कान पकड़वा चुके थे, और जब वो शिकायत करते थे तो मास्टर साहब पूरी क्लास के बच्चों को क्या करते थे, कान पकड़वा देते थे। ठीक है ना। बचपन के उन सरल विभूतियों को समाप्त हुए बहुत अरसा बीत जाने पर भी मास्टर साहब से मेरा संबंध नहीं टूटा। ये तो बचपन की बात है। लगभग 10-12 बरस उस स्कूल से बहुत दूर इलाहाबाद रहकर भी मैं भाग्य चक्र से फिर उसी स्कूल में लौट आया। संबंध नहीं टूटा। लगभग 10-12 साल उस स्कूल से दूर रहे होंगे। इलाहाबाद रहकर भी मैं भाग्य चक्र से फिर उसी स्कूल में लौट आए। इस बार मैं प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा पास कर इस स्कूल का मुख्याध्यापक नियुक्त होकर आया हूँ। स्कूल में जमीन आसमान का परिवर्तन आ चुका है। ठीक है, बचपन में पढ़े तो स्कूल भी सुधार तो हो गई, तो जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। उन दिनों वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक साधारण मिडिल स्कूल था, अब वह सरकारी हाई स्कूल बन गया है। स्कूल की इमारतें भी पहले की अपेक्षा बहुत विस्तृत और सुंदर बना दी गई हैं। सहन में एक सुंदर फुलवारी लग गई। आज उस जमाने का एक भी विद्यार्थी या उस्ताद वहाँ
नहीं है। जिस समय वो थे तो उस जमाने का एक भी बच्चा और एक भी गुरु वहाँ नहीं है। सभी कुछ नया हो चुकने पर भी पुराने जमाने का एक अवशेष अभी तक उसी तरह विद्यमान है। सब कुछ बदलाव आ गया, नया हो गया, फिर भी वो कह रहे हैं कि पुराने जमाने के एक अवशेष यानी एक सबूत अब भी बाकी है। मेरे स्नेही मास्टर साहब, और वो सबूत कौन है? उनके स्नेही मास्टर जी यानी प्रिय मास्टर साहब आज भी ध्रुव तारे की तरह वहाँ विद्यमान है। जिस प्रकार ध्रुव तारा अटल होता है ना, उसी प्रकार से वो मास्टर साहब अब भी वहाँ पे है। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से वे इस स्कूल में शिक्षक का काम कर रहे हैं। वे तो स्थिर रहे हैं, परंतु उनकी आयु उनकी तरह स्थिर नहीं रह सकी। अब वह बहुत ही वृद्ध हो गए। वे तो स्थिर है, लेकिन बच्चों, उम्र का पड़ाव बचपन से बुढ़ापे तक अंत तक चलता ही रहता है। तो वे तो भले ही स्थिर है उस पद पर अभी भी, लेकिन उनकी उम्र बढ़ गई है। तो उनकी उम्र अब बहुत ही वृद्ध हो गए, बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। मैं मुख्य अध्यापक बनकर स्कूल में आया हूँ। अब जो स्टूडेंट थे, उनके शिष्य थे, वो उसी स्कूल में मुख्य अध्यापक बनकर आया, यानी कि उनके ऊपर का गुरु हो गया। जिन गुरु से वो पढ़ा था आज वो उनका गुरु हो गया, मैन प्रिंसिपल बन गया। स्कूल में मेरा बहुत प्रभाव है। विद्यार्थी मेरा दबाव ही नहीं मानते बल्कि मेरा सम्मान भी करते हैं। अध्यापक मुझसे अदब के साथ पेश आते हैं। दूसरे जो टीचर थे बड़े इज्जत से उनके साथ पेश आते हैं। मैं बहुत शीघ्र कड़े नियंत्रण का पक्षपाती हेडमास्टर प्रसिद्ध हो गया। अब बोलो, बहुत ही जल्दी कड़े नियंत्रण यानी फुल डिसिप्लिन का पक्षपाती यानी डिसिप्लिन के फेवर में पूर्ण अनुशासन चाहिए उनको, हेडमास्टर के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। घंटा बजते ही सब लड़के स्कूल में पहुंच जाए। स्ट्रिक्ट थे, मतलब घंटा बजते ही सभी लड़के कहाँ चले जाते थे? स्कूल में। सब काम ठीक समय पर हो, लड़कों की वेशभूषा यथासंभव एक समान रहे। मेरे को देख रहे हो ना, जो पुराने बच्चे वो तो जानते ही हैं। वे स्कूल में कभी शोर न करें। इन सब बातों पर मैं बहुत अधिक ध्यान देता हूँ और आपकी प्रिंसिपल मैम भी यही चाहते हैं ना कि डिसिप्लिन हो, सभी बच्चे एक जैसे लगे, यूनिफॉर्म में हो, क्लास में हो, शोर ना करें, है ना, वेशभूषा यथासंभव एक समान रहें, काम सभी टाइम पे हो जाए। तो बेटा स्ट्रिक्ट अनुशासन, इसको हमें नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव के रूप में लेना चाहिए कि जीवन में हम पूर्ण अनुशासित रहते हैं। मेरे रोब के कारण ही अब प्रायः सभी उस्ताद खड़े रहकर अपनी जमातों को पढ़ाते हैं, और पहले क्या बड़े आराम से बैठ के पढ़ा लेते थे, और उनके दबदबे के कारण ही आज सभी शिक्षक क्लास के अंदर खड़े होकर पढ़ाते हैं। मेरे मास्टर साहब भी अब मुझसे डरते हुए से पेश आते हैं। जो गुरु था उनका, आज वही गुरु अपने विद्यार्थी से जो गुरु बनकर आया, उनका ऊंचा पद यानी प्रधानाध्यापक बन गया, उनसे डरने लग गए। यह मुझे पसंद नहीं है। आवश्यकता होने पर जब कभी वे चपरासी से पूछकर डरते डरते मेरे दफ्तर में आते हैं, तब मैं खड़े होकर उनका स्वागत करता हूँ। मैं सदैव उनको सम्मानपूर्वक पहले नमस्कार करने का प्रयत्न करता हूँ, सदा उनसे हंसकर सम्मानपूर्वक बात करता हूँ। होता है ना बच्चों, क्योंकि वो उनके क्या है, आदरणीय गुरु, उनकी वजह से आज वो लायक बने। भले ही आज वो प्रतिष्ठित पद पर है, लेकिन आज किस वजह से, उन्हीं की वजह से हुए। तो वो तो डर कर आते हैं कि उनका दबदबा था, लेकिन वो जो विनायक चूहे थे, वो आज जब हेडमास्टर बनकर आए थे, तो वो यही चाहते हैं कि हमेशा मैं उनका आदर करूं, पहले उनको नमस्कार करूं और उनसे हम हंसकर सम्मानपूर्वक बातें करूं। मेरी नियुक्ति से मास्टर साहब प्रसन्न भी हैं और कुछ खिन्न भी है। अब प्रसन्न तो इसलिए है कि आज मेरा ही विद्यार्थी इस स्कूल का हेडमास्टर बन गया, और खिन्न कि बड़े वो रोबदार थे, दबदबे वाले थे, डिसिप्लिन वाले थे, और मास्टर में अवगुण था कि क्लास में देर से पहुंचना, लास्ट तक पढ़ा रहता ना, तो ये उनको पसंद नहीं था। वे खिन्न इसलिए हैं कि अपनी इस लंबी ज़िंदगी में उन्हें जिन 25-30 हेड मास्टरों से पाला पड़ा है, वे सब कभी न कभी उनकी आलसी तबीयत के कारण उन्हें
फटकार अवश्य बता चुके हैं। इस बुढ़ापे में मास्टर साहब का आलस्य और अधिक बढ़ गया। अब जो बुढ़ापा आया तो क्या हुआ, आलस तो और अधिक बढ़ गया। परंतु अपने इस नए चेले हेड मास्टर के डर से उन्हें अपनी वह तबीयत छोड़ने के लिए जी जान से प्रयत्न करना पड़ रहा है। अब क्या हो, परंतु अपने इस नए चेले हेड मास्टर, यानी जो अब नया हेड मास्टर आया है, तो डर से अपनी वह तबीयत छोड़ने के लिए जी जान से प्रयत्न कर रहा है कि भाई मैं ऐसी आदत छोड़ूं, क्या करूं, ठीक है ना, ऐसा वो चाह रहे थे। तो बच्चों, हमारी कितनी ही पद प्रतिष्ठित हो जाए, कितना ही सम्मानीय पद हो जाए, लेकिन हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। तो आज हम अपने पाठ को यहीं विराम देते हुए कल हम आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।